पुतिन के खिलाफ युद्ध में जेलेंस्की की सेना है। पुतिन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के हथियार है। पुतिन के खिलाफ युद्ध में नेटो का फुल बैकअप है। और अब पुतिन के खिलाफ उतरने जा रही है 2 एटमी पावर, वो भी आमने सामने की जमीनी लड़ाई में। पुतिन के खिलाफ होंगे ब्रिटेन और फ्रांस। यूरोप के 2 सबसे ताकतवर देश एटम पावर से लैस यूक्रेन के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से सीधे भिड़ने को तैयार है। रूस के खिलाफ ऐसा गठबंधन जंग छेड़ने जा रहा है जिसे अमेरिका के साथ होने न होने से फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोपीय देशों के वॉर प्लान का पर्दाफाश ब्रिटिश सैन्य सूत्र के फ्रांसीसी न्यूज़पेपर ला मोंडे को दिए इनपुट से हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग के संबंध में चर्चा चल रही है, जिसमें यूरोप में सहयोगियों का एक गुट बनाकर यूक्रेन की रक्षा की जाएगी, जिसकी पहली कड़ी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी थी। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद फ्रांस भी रूस को मिसाइल से दहलाने की छूट दे चुका है। ये स्कैल्प मिसाइल है, वही स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो रूस में कुछ दिन पहले फटी थी। फ्रांस में इसे स्कैल्प कहते हैं, फर्क बस मिसाइल के नाम भर का है। धमाके और तबाही एक जैसी है। रूस में अब शुरू हुए फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल के धमाके। मंजूरी मिली, मिसाइलें यूक्रेन के पास थीं, तहलके में देर नहीं हुई। पहले अमेरिका, फिर ब्रिटेन और अब फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल अटैक की परमिशन दे दी है। परमिशन पुतिन की परमाणु धमकी के बाद दी गई, यानी नेटो फोर्सेस के सबसे ताकतवर 3 देश रूस के खिलाफ आर पार का युद्ध शुरू कर चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो रूस में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन के मूड में है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि यूक्रेन आत्मरक्षा के तर्क के तहत रूस में फ्रांसीसी लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। बेरोट ने ये तक कह दिया कि फ्रांस कोई रेड लाइन नहीं बना रहा, जरूरत पड़ी तो ग्राउंड फोर्स का विकल्प भी मौजूद है। मतलब रूस को यूक्रेन के साथ अब ब्रिटेन की रॉयल आर्मी, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स से टकराना होगा, जिसके साथ फ्रांस की सेना, नेशनल नेवी, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और नेशनल गार्ड वॉर जोन में होंगे। ये महायुद्ध है, अब तक का सबसे भीषण और भयावह युद्ध। प्रेसिडेंट पुतिन कितने बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वो 3 साल से जारी युद्ध में अब तक यूक्रेन को सरेंडर नहीं करवा सके हैं। वहीं जेलेंस्की आर्मी पश्चिमी देशों के सपोर्ट से रूस के कुर्स तक को कब्जा चुकी है। जनवरी 24 से रूस में कब्जा कर बैठे जेलेंस्की 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। Всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витиснути до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. प्रेसिडेंट पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल धमाके के बाद भी यूक्रेन का जोश हाई है। यूक्रेन फोर्सेस की हौसला अफजाई ब्रिटेन और फ्रांस के उस फैसले से हुई जिसमें दोनों देश रूस में ग्राउंड ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। रूस मोर्चे पर यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना की तैनाती की प्लानिंग की जा रही है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, मुमकिन है वो युद्ध में यूक्रेन का समर्थन वापस ले सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से पहले ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर यूक्रेन फ्रंट पर सैन्य तैनाती कर सकते हैं। दोनों देश इस कोशिश में जुटे हैं कि नेटो के बाकी बचे सदस्य की संयुक्त सेना को रूस फ्रंट पर उतार दिया जाए। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने फ्रांस फैसले को यूक्रेन के लिए मौत का अलार्म कहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूरोपीय फोर्सेस को पूर्वी यूक्रेन से 800 मील दूर गश्त करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का साथ दे रहे कई यूरोपीय देश पुतिन की मिसाइलों से थर्राने लगेंगे। पोलैंड पुतिन का पहला टारगेट है, जबकि इस थ्रेट को यूरोप के कई देश महसूस करने लगे हैं।
इस बीच यूक्रेन को दोबारा एटमी पावर से लैस करने की अटकलबाजी भी शुरू हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन 90 के दशक में यूक्रेन में छोड़े गए एटमी हथियारों को दोबारा उसे सौंप सकते हैं। बाइडेन को न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन को सौंपने का सुझाव अमेरिकी थिंक टैंक दे रहे हैं, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं। संयुक्त संघ के टूटने के बाद 1990 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने सभी न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे। ये सारे एटम बम सुरक्षा गारंटी के बदले में रूस को सौंपे गए थे। जनवरी 1994 तक 1900 परमाणु हथियार यूक्रेन में ही थे, लेकिन उन पर कंट्रोल रूस का था। बाद में यूक्रेन ने 100 टन परमाणु रिएक्टर ईंधन के बदले में अपने सभी परमाणु बम रूस को दे दिए थे। साल 1996 में यूक्रेन पूरी तरह परमाणु निरस्तीकरण कर चुका था। यानी जो न्यूक्लियर बम रूस के पास हैं, उन्हें अमेरिका यूक्रेन को कैसे सौंप सकता है? अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन के हथियारों और वॉर बजट में भी कटौती करने जा रहे हैं। ये कटौती जेलेंस्की को जंग में कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये बात पूरा यूरोप जानता है। जंग में यूक्रेन की हार उन सभी देशों के लिए खतरा है जो यूक्रेन का समर्थन करते आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का यही डर दिखाकर जेलेंस्की सभी यूरोपीय देशों से युद्ध में उतरने की अपील भी दोहरा रहे हैं। Ракет. Харків 25 людей постраждали. Удар попередньо С-400. Одеса 11 людей постраждали. Удар попередньо Іскандером. По цивільній інфраструктурі, по звичайній. दुश्मनों के अलायंस बनने की हलचल के बीच रूस ने यूक्रेन में जोरदार हमले शुरू किए हैं। खार्किव में रूस की सेना S-400 से मिसाइल स्ट्राइक कर रही है। ओडेशा में इस्कंदर मिसाइल की बौछार जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइल स्ट्राइक में सिर्फ नागरिकों को नुकसान हो रहा है। Дані щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту, 30 танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери на рівні усього Європейського Союзу